मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बड़े आदाब, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के पहले लेक्चर में। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से है। मेरा एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से ताल्लुक है। और जिस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इस मौजू में हम साइकोलॉजी और उसके कुछ पहलू, उसकी कुछ तारीख के बारे में बात करना चाहेंगे। जो पहली चीज हमें समझनी है कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। व्हाट डज साइकोलॉजी मीन। साइकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको डिफाइन जब किया जाता है तो 2-3 चीजों के बारे में हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि जब हम साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, जो अगर आप पॉपुलर कोई भी डेफिनेशन उठाएंगे साइकोलॉजी की, आप देखेंगे उसमें ये जरूर आप पाएंगे कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब ये सिस्टमैटिक मकसद क्या होता है, या जब हम कभी आप ये भी देखेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ systematic and scientific study of human behavior and cognitive processes. Systematic हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो भी हम इंसान की जो फितरत है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो भी मेथोडोलॉजी, जो भी तरीकोकार हम यूज करते हैं, उसका एक सिस्टम होता है, ये एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, तभी हम इसको सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। दूसरी चीज जो साइंटिफिक अप्रोच है वो हम क्यों यूज करते हैं डेफिनेशन में, क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस माना जाता है। दैट मीन्स कि साइकोलॉजी वो सारे पहलुओं को जो साइंस के पहलू है, जो उसके तरीकोकार है, जो उसके प्रिंसिपल्स है, जो उसके लॉज है, उन सब को फॉलो करता है ना। अब हम बात करेंगे जो मेजर फोकस है वो है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो साइकोलॉजी जब साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है। बिहेवियर का मतलब 2 तरीके के बिहेवियर होते हैं साइकोलॉजी में। एक होता है जो ओवर्ट बिहेवियर होता है एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर्स हम उन बिहेवियर्स को बोलते हैं, उन इंसानी फितरतों को बोलते हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कोई इंसान चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई किसी को गुस्सा आ रहा है, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर्स हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आप मुझे देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हो कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी मूवमेंट कैसी है, क्या मैं खुश दिखता हूँ, क्या मैं टेंस दिखता हूँ, मेरी इमोशंस क्या है। ये सारी चीजें आपको एक रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान के बिहेवियर के बारे में। बट ये बिहेवियर कौन सा है, ये ओवर्ट बिहेवियर। दूसरा एक बिहेवियर हमारा एक पहलू होता है जिसको हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। ये वो वाले बिहेवियर्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं बट आप उनको महसूस कर सकते हैं। एक और तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, आप ये वो वाले बिहेवियर्स हैं जो आपको पता है कि है बट आप इनको देख नहीं सकते। जैसे आपको ये पता है कि इंसान सोचता है मगर आप सोच को देख नहीं सकते, आप ये थिंकिंग प्रोसेस को देख नहीं सकते। आपको ये भी पता है कि इंसान के इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस आपके है, हर एक इंसान इनको महसूस करता है। आप गुस्सा भी महसूस करते हैं, आप खुशी, गम, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं बट आप इसको देख नहीं सकते। आप ये नहीं देख सकते कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। वैसे ही आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारा थॉट होता है, हमारा एक सोच होती है। आप सोच को डायरेक्टली देख नहीं सकते, आप ये नहीं देख सकते ये दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। तो साइकोलॉजी का जो मकसद है वो इंसान की फितरत को समझना है, नॉट ओनली कि वो बिहेवियर जो हम देख सकते हैं बट वो बिहेवियर्स भी जो हम नहीं भी देख सकते। अब आप बताएंगे कि जी जो हम देख नहीं सकते हैं उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं या उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप कैसे उनको समझ सकते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमारे पास बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से तरीकोकार है जिससे हम
इंसान की फितरत को समझ सकते हैं, न उन चीजों को भी जो हम देख सकते हैं और उन चीजों को भी जिनको हम नहीं भी देख सकते। नाउ अगर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का गोल क्या है, कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, इसका ओरिजिन क्यों आया, मतलब इसकी बुनियाद ही क्यों आई, क्यों हमें ये जरूरत पड़ी कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि साइकोलॉजी के 4 मेन गोल्स देखे जाते हैं। पहला जो गोल है वो है इंसान की फितरत को डिस्क्राइब करना, उसको समझना कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कि इंसान क्यों हंसता है अगर कहीं पे पार्टी चल रही हो या कहीं पे कोई मजाक कर रहा हो, इंसान को क्यों गुस्सा आता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी माहौल हो जिसमें इंसान को गुस्सा आ सकता है, क्यों हमें गुस्सा आ सकता है, क्यों हम उदास होते हैं अगर हमने कोई गलत चीज देखी या कोई नुकसान हो गया हमें। तो ये पहला एक काम होता है साइकोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन, एज एक सब्जेक्ट का, कि हम इस चीज को समझे कि इंसान फितरती क्यों बिहेव करता है जैसे वो बिहेव करता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा कि इसका काम है डिस्क्राइब करना, दूसरा है एक्सप्लेन करना। आपको खाली ये नहीं बताना है कि इंसान क्या क्या काम करता है या क्या क्या उसके तरीकोकार है, उसके बिहेवियर्स क्या है, कि वो सोच भी सकता है, वो उठ भी सकता है, वो चल भी सकता है, वो बातें भी कर सकता है, वो इमोशंस को फील भी कर सकता है, वो दूसरे की इमोशंस को समझ भी सकता है। बट हमें दूसरा जो पहलू जो साइकोलॉजी का है वो है इस चीज को एक्सप्लेन करना, इस चीज को हमें एक बुनियाद देनी है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इंसान गुस्सा करता है, क्यों इंसान सोचता है, क्यों इंसान इमोशंस को फील करता है। तीसरी जो चीज है, अगर हमें ये 2 चीजें समझ आए तो तीसरी जो चीज है ये जो हमें हेल्प करती है कि इसके बुनियाद पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये शख्स किसी एक सिचुएशन में आगे, मतलब फ्यूचर में, वो इसकी हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पे देता हूं। अगर हमने आज के दौर में अगर हम वेदर की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, आज के मौसम को हम खाली ये नहीं बता सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि मौसम क्यों है, मौसम में क्यों तब्दीली आती है, क्यों आज बादल है, कल बादल क्यों नहीं थे, या कल बारिश थी आज बारिश क्यों नहीं हुई। दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि अगले 10 दिनों में या अगले 15 दिनों में, अगले 1 हफ्ते में मौसम कैसे होने वाला है। वो हम किस पे बुनियाद पे बोलते हैं, हम उस बुनियाद पे बोलते हैं कि जो आज का मौसम है, आज की जो कंडीशन होती है वेदर की, उस बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अगले फ्यूचर में या इस एक सिचुएशन में ये मौसम कैसा होगा। वैसे ही इंसान की फितरत है। अगर आप एक इंसान की फितरत को समझेंगे और उसके तरीकोकार को समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, तो शायद आप ये भी बोल सकते हो कि इन फ्यूचर वो इंसान किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर पाएगा। लास्ट वाला जो है, जब अगर आपको ये भी पता है कि वो किस सिचुएशन में क्या कर सकता है, तो आपके पास एक ताकत आती है कि आप उन किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप डिस्क्राइब से लेके एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से लेके आप प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि एक इंसान एक सिचुएशन में गुस्सा करेगा, तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक सिचुएशन में एक इंसान उदास हो सकता है, आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। या आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये हुए गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब दूसरा जो सवाल आता है कि इंसान की फितरत को समझने के लिए हमारे पास तरीकोकार क्या है, लाइक व्हाट आर द लेंसेज थ्रू व्हिच वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो तरीकोकार में हमारे पास, अगर आपको ये भी जानकारी होगी, आपको ये खुद समझ होगी कि हमारे पास बहुत से डिसिप्लिन हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं या इंसान की शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं। जो साइकोलॉजी में अप्रोच है वो एक ही तरीकोकार से नहीं आता है। ये एक ही, साइकोलॉजी इज नॉट वन सब्जेक्ट या वन लेंस यूज करता है, वो एक ही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग भी है
दैट मीन्स हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी साइकोलॉजी पे असर करता है। तो हमारे जो देखने के तरीके होते हैं या जो समझने के तरीके होते हैं इंसान की फितरत को, वो मुख्तलिफ होते हैं। एक जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच। अब जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो हमारी बायोलॉजी है, जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे दिमाग होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्या इससे हमारे बिहेवियर पे कोई असर पड़ता है? क्या ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे महसूस करते हैं चीजों को? ये बायोलॉजिकल अप्रोच अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। दूसरा अप्रोच जो है वो कॉग्निटिव अप्रोच है। अब जो कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को या आप चीजों को कैसे, जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम चीजों को देखते हैं, हम उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। और हम जब चीजों को याद रखते हैं, हम खाली इंफॉर्मेशन को याद नहीं, हम किसी एपिसोड या किसी शख्स को याद नहीं रखते हैं। उस शख्स के साथ हमारी कुछ इमोशन जुड़ी होती है, या अगर हम कोई चीज अगर हमारे बचपन में कोई चीज गुजरी हो तो हमें वो बचपन की चीज याद रहती है, बट उसके साथ कुछ इमोशंस अटैच होती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव अप्रोच ये देखने की कोशिश करता है कि जो आपकी मेमोरीज है, क्या वो आपके बिहेवियर पे क्या असर करती है? क्या आपकी मेमोरीज ये कर सकती है कि ये आपको कभी खुश कर सकती है, कभी उदास कर सकती है? क्या ये भी इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? ये सारी चीजें एक अप्रोच के थ्रू कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मेजर अप्रोच है साइकोलॉजी में, वो है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच एक स्कूल ऑफ थॉट है, लाइक जो जैसे मैंने आपको कहा कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है या हमारा बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि हमारा जो इंसान की जो फितरत है, ये आती है जब आप पैदा होते हैं। दैट मीन्स वे मानते हैं कि आप बायोलॉजी कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करता, आपकी बायोलॉजी डिटरमाइन नहीं करेगी कि आप कैसे सोचेंगे या कैसे बिहेव करेंगे। ये मानते हैं कि आप अपने माहौल से इन्फ्लुएंस होके अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करते हैं, अपने बिहेवियर को शेप करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में अभी आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो आपका माहौल है, यही माहौल आपके बिहेवियर को शेप करता है, आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। इनका ये भी मानना है कि अगर आपको किसी इंसान के बिहेवियर को चेंज करना है, आप उनके माहौल को चेंज कीजिए। ये इनका अप्रोच है। दिस इज नोन एज द बिहेवियरल अप्रोच। और इनका ये भी मानना है कुछ ऐसी चीजें जो हम हमारे बिहेवियर में, मतलब जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। अब बिहेवियर किस चीज को बोलते हैं? जो चीजें हम ओवर द टाइम लगातार करते जाए। जैसे अगर आप बोलेंगे कि इसका बिहेवियर अच्छा है, दैट मीन्स वो काम बहुत बार करता है, तो ये बोलते हैं कि किसी भी बिहेवियर को सस्टेन करने में या किसी भी बिहेवियर को किसी चीज के लाने में, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। कि जब भी हम कोई चीज करते हैं, हमें या तो उसके कोई रिवॉर्ड मिलता है और उसी रिवॉर्ड की बनस्बत हम वो काम करते जाते हैं। जैसे अगर आपको सुबह उठ के कोई रिवॉर्ड मिलता है कि आपको स्कूल जाना है या आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, तो आप जरूर एक स्पेसिफिक टाइम पे आप उस सुबह उठ जाएंगे। तीसरा जो एक और अप्रोच है, जो स्कूल ऑफ साइकोएनालिटिकल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, इसके बानी जो थे वो थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि ना तो एनवायरनमेंट हमारा इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारा माहौल है वो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारी शख्सियत कैसी होगी। उनका मानना था कि हमारे अंदर एक और लेवल है जो डिटरमाइन करती है। उसका मानना था कि हमारा एक अनकॉन्शियस लेवल होता है। वो अनकॉन्शियस लेवल, ये जो अनकॉन्शियस
अनकॉन्शियस क्यों बोलते हैं? वो उनका मानना था कि इंसान के 3 लेवल्स होते हैं दिमाग के, या हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। जो पहला लेवल होता है वो होता है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। दैट मीन्स आप अवेयर होते हो अपने एनवायरनमेंट में। जैसे आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हम फ्राइड की बात करेंगे, फ्राइड बोलेगा कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं किन से बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो लेवल होती है आपके दिमाग की जो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बट आपको वो कॉन्शियस लेवल पे अभी नहीं है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं अभी, बट उस सवाल का जवाब आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूं। जिस मोमेंट में आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप अपनी मेमोरी में जाएंगे और उस सवाल के जवाब को निकालेंगे। क्या इसका मतलब है कि वो जो जवाब हमारे दिमाग में नहीं है, कि वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में टोटली नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग की कुछ ऐसी लेवल होती है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट वो एक्सेसिबल नहीं होती है। आपके वो काम, जब आपको काम होगा तभी वो एक्सेसिबल होती है। उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस लेवल। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपने आज सुबह क्या खाया था खाने में, अभी तक ये दिमाग में आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछा, शायद आपने ये खुद से पूछा, ओ मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने ये चीज खाई थी। वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, मगर वो आपको अभी अवेलेबल, कॉन्शियस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो हमने कहा वो अनकॉन्शियस लेवल है, जिसको हम डायरेक्टली कॉन्शियस लेवल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज है कि आप समझेंगे कि ये हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा पहलू है जो हमें शेप करता है, हमारी हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है, मगर हम इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें क्या आते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि फियर होता है। फियर डिटरमाइन करता है कि आपके बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन होगा, कि आप कौन से बिहेवियर करेंगे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो हम आगे बढ़ेंगे, खाली मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कि उनका मानना था कि अनकॉन्शियस लेवल आपके पूरे बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। अगर आपको इंसान की फितरत को समझना है, आपको उस अनकॉन्शियस लेवल को अनअर्थन करना है, आपको उसको निकालना है, आपको उसको उस अंधेरे से निकालना है जिसके अंधेरे हम देख नहीं सकते अंदर क्या है। अब सवाल ये है कि जो चीज हम देख नहीं सकते हैं उसको हम कैसे समझे। अगर आप ऐसे, मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपको बोलूंगा कि अंधेरे रूम में आप बताएंगे कि आपको क्या दिखता है, आप बताएंगे कि मुझे कुछ नहीं दिखता है। वो सवाल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इंसान की फितरत को समझें जो हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। फ्राइड ने कहा कि हाँ, एक तरीका है, नॉट एक तरीका, उन्होंने बहुत से तरीके कहे, एक ज्यादा तरीके उन्होंने कहा कि इंसान की सब अनकॉन्शियस लेवल को समझने के लिए आपको उसके ख्वाबों को समझना है। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर अनकॉन्शियस। कि जो आपका अनकॉन्शियस है वो आपको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो चीजें बाहर आती है। इनफैक्ट उन्होंने एक कोड भी बोला है, ड्रीम्स आर द गोल्डन पाथ टू अनकॉन्शियस। एक और अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या है, ये कौन सा स्कूल है? ये वो स्कूल है जिनका अंडरस्टैंडिंग ये था कि इंसान फितरती एक अच्छा, उसका अच्छा नेचर होता है, उसकी अच्छी फितरत होती है। इनका समझ मानना यह है कि अगर आपको इंसान को समझना है, आपको उसके इर्द गिर्द के जो माहौल है वो समझना है। इनका ये भी मानना था कि इंसान की जो फितरत है वो डिटरमाइंड होती है, वो शेप होती है कि हम एज अ इंसान, जब एक बच्चा पैदा होता है, हम उसके ऊपर कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर हम उसको एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, वो इंसान कोशिश करता है फितरतनी तौर कि उसके साथ सब अच्छे सलूक से बात करें। अगर हम एक एग्जाम्पल के दौर में, अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जब आप एक बच्चा स्कूल में जाता है या एक बच्चा जब घर में आता है या घर में होता है, वो उसकी कोशिश होती है कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके इर्द गिर्द जो नवा में जो लोग रहते हैं वो उसे प्यार करें, वो उसको एक्सेप्ट करें। उसके लिए वो वही बिहेवियर करता है, वही चीजें करता है जो उन लोगों को पसंद है। जैसे कि अगर माँ बाप को पसंद है कि बच्चा पढ़ ले,
तो बच्चा पढ़ लेगा, या माँ बाप को पसंद है कि बच्चा ये चीज करे, बच्चा वही कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन रिवॉर्ड में मुझे उनसे प्यार मिलेगा। मगर इनका ये भी मानना है कि जब हम वो चीजें करते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करते हैं, दूसरों के लिए जो हमारा बिहेवियर, हम दूसरों को खुश रखने की भी कोशिश करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम खुद के लिए जीते नहीं है। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बोला था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की, अगर आपको किसी इंसान को समझने की कोशिश करना है, आपको उसकी फितरती नेचर को समझना है, तो आपको उसके बचपन या उसके माहौल को समझने की कोशिश करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक इंसान में एक सेल्फ पोटेंशियल होता है, कि वो अपनी जो काबिलियत होती है पहले उसको समझे, उसको निखारे और उसको उसके ऊपर काम करे, उसको यूटिलाइज करे। ये बोलते हैं कि ये जो काबिलियत होती है इंसान की, ये आमतौर पर इन बहुत से लोगों में ये खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी फितरती या जो हमारी काबिलियत होती है, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं शायद वो हमारे माँ बाप या हमारी सोसाइटी अप्रूव नहीं करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये अच्छी चीज नहीं है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसी वजह से जो इंसान के आगे जाके जो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती है, वो इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि जो वो करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है, वो अलग होता है बनस्बत की जो अभी है, जिसको हम बोलते हैं रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ वो सेल्फ होता है जो आप इंसान बनना चाहते हैं, जिसको आप लाइक आप किसी चीज को देख के बोल सकते हैं आई वांट टू बिकम लाइक दिस। और रियल सेल्फ वो होता है जो आप एक्चुअली है। फ्राइड जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना था, या जो क्योंकि जो इसके बानी है वो कॉल रॉजर्स है। कॉल रॉजर्स का मानना था कि अगर रियल सेल्फ जो आप हैं एंड आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं, अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस होगा, तो लोगों की जो लाइफ होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, उनके बिहेवियर्स प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि वो चीजें करते हैं जो लोगों को खुश करने के लिए होते हैं, ना कि वो खुद की खुशी के लिए होते हैं। तीसरी एक और अप्रोच होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस कल्चरल अप्रोच। ये वो अप्रोच होता है जो एक कल्चर या एक माहौल को समझने की कोशिश करता है, और इस माहौल का असर एक इंसान की फितरत में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि माहौल अगर देखेंगे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट एथनिक कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी माहौल, उनकी तरबियत अलग अलग होती है। क्या ये अलग अलग चीजें इंसान की फितरत को अलग अलग शेप करती है? क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इसको समझने की कोशिश करता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर में पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप में पैदा होते हैं, क्या वो उस कल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती है, जो बिलीफ्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, क्या वो आपकी पर्सनालिटी को भी वैसे शेप करते हैं या नहीं? अगर करते हैं, किस हद तक करते हैं? अब एज फार एज ये हुआ कि हम इंसान की फितरत को कैसे समझते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी की बुनियाद कहां से हुई और इसका एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ। साइकोलॉजी का जो बुनियाद है वो बहुत रिसेंट है अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि ये 1980 में थोड़ा सा एक एस्टैब्लिश हुआ एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब एज अ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। इससे पहले साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब क्या ये है कि इससे पहले इंसान की फितरत को नहीं समझने की कोशिश करते थे, या इससे पहले जो लोग थे उनको ये क्यूरियोसिटी नहीं थी कि इंसान की फितरत को नहीं समझने की कोशिश करते। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे साइकोलॉजी की, आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो साइकोलॉजी की है वो दो ब्रॉड डिसिप्लिन्स पे, नॉलेज सिस्टम्स पे उसकी बुनियाद है। एक जो है जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जिसको हम बोलते हैं फिलॉसफी।
फिलॉसफी में जो सवालात पूछे जाते हैं उसमें जो पहला जो होता है वो इंसान की फितर को समझना, अंडरस्टैंडिंग नेचर, ह्यूमन नेचर। ये जो सवालात है ये इंसान की, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, जो अगर आप पीछे जाएंगे फ्रॉम प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये ऐसे जो फिलोसफर्स थे, इनका भी जो सवाल था, इनके भी जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि इंसान की फितरत क्या है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर, व्हाट इज ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत क्या है, और वो अगर वो करता है कोई चीज वो क्यों करता है ऐसा। तो इंसान की फितरत को समझने इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये एक नई चीज नहीं है, ये पहले से देखी गई है। फिलोसफर्स ने इन सवालों को उठाया है सेंचुरीज पहले। दूसरा जो सब्जेक्ट था जिसने इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी पे वो था फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है इंसान की बॉडी को, फिजियोलॉजी को, हमारे सिस्टम्स को। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम है, हमारा हार्मोनल सिस्टम है, इन चीजों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान एक साइकोलॉजिकल बीइंग भी है और ये फिजिकल बीइंग भी है। तो फिजिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसको फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल पे लेंगे ब्रेन, जो हमारा दिमाग होता है, तो दिमाग कैसे काम करता है, इसकी क्या खुसूसियत है, हमारी आंखें कैसे काम करती, इसकी क्या खुसूसियत है, ये जो नॉलेज है ये फिजियोलॉजी हमें देती है। बट जब दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं, एक इंसान की फिजिकल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करता है, सिस्टम्स को समझने की कोशिश करता है, दूसरा उसकी फितरत को समझने की कोशिश करता है। तो जो ये दो चीजें थी ये एक पॉइंट पे मर्ज हुई टुगेदर, इसको दे मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू डिसिप्लिन व्हिच इज नोन एज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का आज का जो डेफिनेशन है वो यही है कि हम इंसान की फितरत को, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को या उसकी जो मेंटल स्ट्रक्चर को, इसको समझने की कोशिश करता है, एज एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे पास जो पहले स्कूल ऑफ थॉट थे, जो पहला एस्टैब्लिश्ड स्कूल बन गया था साइकोलॉजी का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म वो स्कूल था जब इन साइकोलॉजी की बुनियाद पड़ी, जब साइकोलॉजी की पहली लैब एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हुई लिप्जिंग इन जर्मनी। तो उनका जो समझने की कोशिश थी वो ये था कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सोच है, या जो हम सोचते हैं, जो आप अवेयरनेस की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान एक मुख्तलिफ टाइम पे क्या सोचता है। स्ट्रक्चरलिज्म, इनका ये मानना था कि अगर हम इस सोच को ब्रेक डाउन करें, इस कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करें और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, ये वो होते क्या है, वो कैसे काम करते हैं। जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, तो अगर हम गाड़ी के इंजन को समझने, काम करने की जो सलाहियत होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अगर हम इंजन को खोलेंगे। इनका वही मानना था कि इसका जो स्ट्रक्चर है, कि इसके जो पुर्जे हैं, जो कॉन्शियसनेस, अब इनके पुर्जे जो हम बोलते हैं ये फिजिकल पुर्जे नहीं है, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट्स है। दैट मीन्स हम इनको देख नहीं सकते हैं, हम इनको छू नहीं सकते हैं, बट ये काम करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है कि ये सॉफ्टवेयर का एलिमेंट्री स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हमें एलिमेंट्री स्ट्रक्चर समझ आएगा तो शायद हम इंसान की फितरत को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके बानी थे, जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे, उनका नाम है विलियम वुंथ। विलियम वुंथ जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो फर्स्ट जो एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिस्ट थे, वो 1832 में पैदा हुए एंड 1920 में उनकी वफात हो गई। इसके बाद एक और स्कूल एस्टैब्लिश हुआ, उसका नाम था फंक्शनलिज्म। पहले था स्ट्रक्चरलिज्म, अब आ गया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का जो मकसद था, उनका मकसद ये था कि बनस्बत की इंसान की मेंटल या उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके एलिमेंट्री स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करने से बेहतर ये है हम इसकी फंक्शन को देखें कि इंसान सोचता कैसा है,
उसके एलिमेंट्स क्या है। हम ये नहीं जानना चाहते कि आप जब सोचते हो आप किस चीज के बारे में सोचते हैं। हम खाली ये जानना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म ये जानना चाहता है कि आप कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी आपकी इमोशंस कैसे फंक्शन करती है, बनस्बत की उस इमोशन, या वो इमोशन गुस्से वाली है या उदास वाली है, उसके साथ उनको कोई लेना देना नहीं था। तो वो ये भी कोशिश करते थे कि हम एज ए इंसान मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक मेंटल स्टेट है, अगर मैं जब एक क्लास खत्म करूंगा ये मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। जब मैं घर जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा, तो मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी, या मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूंगा, मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। जो ये अडेप्टेशन है एनवायरमेंट में इंसान की, कि आप हर टाइम पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हाउ डज दिस फंक्शन, ये कैसे इंसान अडेप्ट करता है। जो इसके बानी थे, जिसके एस्टैब्लिश फाउंडिंग फादर्स में माना जाते हैं, विलियम जेम्स उनका नाम है। विलियम जेम्स की जो पैदाइश है 1842 में और उनकी वफात 1910 में हुई। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट वर्ड जो है ये आया है जर्मन वर्ड से। इनका जो आइडिया था, जो कोशिश थी इंसान की फितरत को समझने की, उन्होंने कहा कि इंसान की फितरत को समझना है इंसान की सोच से, कि इंसान परसीव कैसे करता है, वो अपने माहौल को कैसे समझता है। अगर आपको इंसान को समझना है, आपको ये समझना है कि इंसान कैसे समझता है अपने माहौल को। दैट मीन्स आपको, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज और हर परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब उन्होंने कहा कि जो परसेप्शन है, जो हमारी फितरत है, जो हमारी सलाहियत है कि हम अपने एनवायरनमेंट में, हमारे जो गिरदनवा में जो चीजें होती है, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो चीजें कैसे हम समझते हैं। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक शख्स को देखेंगे, आपके दिल में या आपके दिमाग में उस शख्स के बारे में क्या ख्यालात होंगे, वो जो परसीव करते हैं आप, जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो आपकी आंखें देखती है, और इस आंखें देख के आपका एक दिमाग उस बारे में एक सोच रखता है। वो सोच, इनका मानना था कि वो सोच किसी छोटे एलिमेंट्स की वजह से नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जब आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, इनका मानना है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका फ्रेंड इसलिए नहीं है कि आपका फ्रेंड एक पर्टिकुलर शख्स है। आपके फ्रेंड की जो इमेज है, जो आपकी सलाहियत है उसको एज अ फ्रेंड मानने की, वो एक छोटे छोटे प्रॉपर्टीज में डिवाइडेड है। जैसे आपके फ्रेंड की एक हाइट है, आपके फ्रेंड का एक स्टाइल है बालों का, आपके फ्रेंड की कुछ बॉडी शेप्स है, आपके फ्रेंड के एक बॉडी के तरीके हैं, आपके फ्रेंड का कुछ तरीकोकार है। ये सारे जो एलिमेंट्स है, जो फीचर्स है, ठीक है, ये सारे फीचर्स डिटरमाइन करते हैं। आप एक शख्स को देख के बोल सकते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप देखेंगे, इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको इंसान की फितरत को समझना है, आपको उसकी फितरत को समझना है, ना कि वो कैसे सोचता है, पर उस सोच में एलिमेंट्स क्या है, उसमें इमोशंस क्या है, वो किस चीज के बारे में सोचता है, वो किस सिचुएशन में किस चीज के बारे में सोचता है। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का एक अप्रोच था कि इंसान की फितरत को, उसकी एक्सपीरियंस को कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी जो बानी थे, बहुत से बानी थे या बहुत से फाउंडर्स माने जाते हैं, जो मेजर फाउंडर माने जाते हैं वो मैक्स विथमर। अब मैक्स विथमर की जो पैदाइश है 1883 में पैदा हुए हैं वो, और उनकी जो वफात है 1943 में। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में बिहेवियरिज्म भी आता है। अब बिहेवियरिज्म, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहेवियरिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जो इंसान की एक्सटर्नल बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है। उनका फोकस जो है वो आपके एक्सटर्नल बिहेवियर में है, ना कि इंटरनल बिहेवियर में। इंटरनल बिहेवियर वो होते हैं जैसे मेरी सोच, जैसे मेरे इमोशंस। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप यही खाली देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
आप मेजर कर सकते हो कि मैं कितना बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, या मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, मैं अपने आप को कैसे हिला रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं। आप इन चीजों को देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही है। बिहेवियरिज्म इस चीज पे फोकस क्यों करते थे, एक्सटर्नल बिहेवियर पे? उसका एक रीजन था। बिहेवियरिज्म का मानना था कि अगर साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनना है तो हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि साइंटिफिक जो मेजरमेंट, साइंटिफिक जो डिसिप्लिन है या अप्रोच है, वो मेजरमेंट पे बिलीव करता है। वो अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, साइंस उन चीजों पे स्टडी नहीं करता है जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बोलूंगा कि साइंस ये नहीं मानता है कि आपकी जो तकदीर है वो आपकी लकीरों में है, हाथ की लकीरों में। साइंस इस चीज को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपकी लकीरें साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं कर सकती है कि आप अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला। साइंस बिलीव करता है जिस चीज को आप देख सकते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप रिफ्यूट कर सकते हैं, वही चीज साइंटिफिक मानी जाती है। तो जो बिहेवियरिज्म है, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि आपको अपनी जो फितरती, जो आपके जो वैल्यूज होते हैं, ठीक है, आपकी जो कुछ ख्यालात होते हैं, पर्सनल ख्यालात होते हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो ठीक है, अच्छा है, वो एक इंसान की फितरत को समझने में जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक दूसरे इंसान को शायद अच्छा मानेगा, एक आपका दोस्त उसी इंसान को शायद बुरा मानेगा, या उसको एक दूसरी सोच होगी उस इंसान के बारे में। जब ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि एक 10 लोग 10 सोच रखते हैं, तो बिहेवियरिज्म का मानना था कि साइकोलॉजी को साइंस बनने के लिए, साइंटिफिक डिसिप्लिन बनने के लिए ये चीजें तरक करनी चाहिए। मेंटल जो प्रोसेस है इनको तरक करनी चाहिए, क्योंकि हम मेंटल प्रोसेस को नहीं देख सकते। अब इंसान की इमोशंस को नहीं देख सकते। अब ये नहीं बता सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ये नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। तो उनका इन्फ्लुएंस क्या था? उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो आप देख सकते हैं, आप उसी चीज को स्टडी कीजिए। अब इस बिहेवियरिज्म में जो विलियम जेम्स, जो उसके बानी थे, वो माने जाते हैं कि he was the founder of behaviorism, the behavioral approach of psychology. और एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि ये सारी चीजें हमने समझी कि पहले what is the definition of psychology। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि definition of psychology is that it's a scientific study, a scientific discipline, a scientific approach to understand and study the human behavior। अब human behavior में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, external behavior जिसको हम overt behavior बोलते हैं, internal behavior जो covert behavior होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके behaviors होते हैं, external behaviors, या आपकी cognitive processes है, ये उन चीजों को समझने की, बट थ्रू साइंटिफिक अप्रोच। दूसरी चीज जो मैंने आपको कही कि साइंटिफिक अप्रोच के बाद हमें ये समझना है कि बिहेवियर किस चीज को बोलते हैं। बिहेवियर कोई भी चीज आप जो करें, अगर कोई भी, जैसे मैं आपसे बात मुखातिब हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियर है, वो आपकी रिएक्शन है। अगर आपको घर में आपको कोई बुला रहा है या आप किसी से मिले, जिस तरीके से आप मिलते हैं, जो आप अपना जो तरीकोकार होता है मिलने का, बात करने का, जो आपकी जो रिफ्लेक्शन जो होती है, जो कंडीशंस होती है, वो आपका बिहेवियर है। ये एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। इंटरनल बिहेवियर आपकी सोच है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपकी इमोशंस है। फिर मैंने आपको बताया कि हम जो साइकोलॉजी में, जब हम साइकोलॉजी की डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करते हैं, तो 4 इसके गोल्स होते हैं। इसके 4 गोल्स होते हैं। पहले कि इंसान की फितरत को समझना, फिर उस फितरत समझ के उसको एक्सप्लेन करना, ये क्यों है। तो तीसरी चीज कि अगर हम ये समझते हैं कि एक इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, वो क्यों करता है, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे वो जाके इस सिचुएशन में ये प्रेडिक्शन कर सकता है। तीसरी चीज, जो फोर्थ जो मैंने बताया था, वह कंट्रोल, कि हम किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि
किसी भी चीज से एक इंसान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अगर शोर से आपका कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज के बारे में, तो आपको ये चीज कहां से पता चली? ये आपको इंसान की फितरत को समझने से पता चली। और आपको ये भी पता चला कि आपका कंसंट्रेशन लेवल किससे डिस्टर्ब होता है। आप जब ध्यान लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, कौन सी चीज आपको ध्यान लगाने से रोकती है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि शोर है, नॉइज है ज्यादा। तो आप इस नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे ध्यान लगाना है पढ़ाई में, तो मुझे इस नॉइज को कंट्रोल करना है। तो यह है प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर्स। फिर हमने कहा कि इंसान की फितरत को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस है। हमने मेंशन किया कि बायोलॉजिकल अप्रोच है, जो आपकी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो आपकी इंसानी फितरत को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपका दिमाग, जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जो कम्युनिकेशन होता है आपकी बॉडी या आपके हाथों या आपकी आंखों आपके दिमाग के बीच में, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है, जो हम स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? एक केमिकल मैसेजेस पास करता है कि जैसे आपने अपना हाथ किसी गर्म चीज पे रखा, आपका दिमाग बोलता है कि गर्म चीज आप हाथ हटाइए। वो जो मैसेज होती है वो एक केमिकल मैसेज होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू प्रोसेस होती है। क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स खाली हमें, मतलब ये हमारी इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं हमारे बिहेवियर को, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी एक अप्रोच है अंडरस्टैंड करने का। जैसे हमारी जो साइकेट्रिक जो अप्रोच है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करता है कि जब इंसान मेंटल डिसऑर्डर्स में मुब्तला होता है, तो उसको समझने में बायोलॉजिकल अप्रोच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं, हम ये भी देखते हैं आजकल की कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा केमिकल मैसेंजर हमारे मूड को मॉड्यूलेट करता है, हमारे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर आप उदास हैं तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप गुस्से में हैं कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी हिसाब से आज इंटरवेंशंस है, दवाइयां हैं, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है। फिर हमने बताया कि कॉग्निटिव, कि इंसान फितरती एक जो हमारी जो वी आर वन ऑफ द स्पीशीज जो इस पूरे मतलब कायनात में रहते हैं। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज, उनमें से हम भी एक है। बट हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात, वी कंसीडर आवरसेल्व्स सुपीरियर रेस या सुपीरियर स्पीशीज और द अदर स्पीशीज। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी समझने की सलाहियत होती है, हमारी बोलने की सलाहियत होती है, ऐसी सलाहियत किसी और स्पीशीज में नहीं देखी जाती है। और इन्हीं सलाहियतों को समझना, इनको जानना, इनको साइंटिफिकली स्टडी करना, ये कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो कोशिश करते हैं उसको समझने की। अब बिहेवियरल अप्रोच, मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल अप्रोच आपके बिहेवियर्स को स्टडी करना चाहता है कि आप बिहेवियर्स कैसे करते हैं। जैसे एक बिहेवियर होता है जिनको हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज, कि मैं अपनी नॉन वर्बल क्यूज, वो क्यूज होते हैं जो बिना बोले आप दूसरे शख्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर किसी शख्स को गुस्सा हो, आपको बिना बोले ही समझ आता है कि इस शख्स को गुस्सा है या ये शख्स उदास है। इनको हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज या जहां पे हम बातचीत नहीं करते। तो बिहेवियरिज्म इन सारी अंडरस्टैंडिंग, ये बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और ये समझने की कोशिश करता है कि इनको चीजों को कौन चीजें कंट्रोल करती है। हाउ डू वी सस्टेन बिहेवियर्स? एक इंसान एक बिहेवियर को कैसे सस्टेन करता है? इसमें रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पनिशमेंट एक थ्योरी है, इसमें ये भी माना जाता है कि आप कंडीशन होते हैं, आप किसी भी चीज को लगातार रोज करेंगे तो वो आपकी फितरत में वो चीज बन जाती है। जैसे अगर आपकी आदत बन जाएगी कि अगर आप सुबह सुबह उठाया जाएगा अर्ली मॉर्निंग में बहुत टाइम तक, तो एक टाइम आएगा कि आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। फिर हमने कहा कि साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो सिगमंड फ्रॉइड का था, उन्होंने कहा कि आपकी मेंटल जो माइंड है उसमें लेवल्स होती है। एक लेवल मैंने आपको कहा जो कॉन्शियस होती है, जैसे मैं
अभी से आपसे मुखातिब हूँ। आई एम कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज सराउंडिंग मी। बट ये जो कॉन्शियस लेवल होती है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसमें जो इंसान की फितरत होती है, वो बहुत छोटी होती है। लाइक आप खाली इतना ही देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मेरे अंदर ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो सबकॉन्शियस लेवल होती है, जिनको मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ, बट मैं अभी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, तभी मैंने इनको सबकॉन्शियस पे रखा है। ये वो लेवल होती है जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पर मुझे निकालने की बस देरी है। तीसरा जो ने कहा कि वो सबकॉन्शियस लेवल होती है, अनकॉन्शियस लेवल होती है। अनकॉन्शियस लेवल होती है वो लेवल जो डार्क होती है, एक अंधेरा वाला एक पार्ट आपकी पर्सनालिटी का होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, बट वो इन्फ्लुएंस करती है बिना देखे। तो ये बोलता है कि इंसान की फितरत को अगर आपको समझना है, तो आपको उस डार्क जो स्ट्रक्चर है आपकी पर्सनालिटी का, जो आपकी फितरत है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था उस टाइम कि आप जब पैदा होते हो, आप इसी जो आपकी जो सब अनकॉन्शियस जो फोर्सेस होते हैं, साइकिक फोर्सेस होते हैं, वो शेप करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। क्योंकि हम आगे जाके इसमें डिटेल में बात करेंगे, इस लेक्चर में इस थ्योरी को डिटेल में बात करेंगे। बट उनका ये मानना था कि इंसान की फितरत को समझना है ना, तो आपकी उसके बचपन को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि उसकी परवरिश कैसे हुई, वो किस माहौल में पैदा हुआ। वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे डिटरमाइन होती है। फिर हमने कहा कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हमने कहा कि कॉल रजर्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि इंसान फितरती अच्छाई में है। देयर इज अ पॉजिटिव अप्रोच ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स, कि इंसान फितरती अच्छा है। अब जो अगर आपको इंसान को समझना है, तो आपको ये समझना है कि वो उसकी जो परवरिश होती है, वो किस माहौल में होती है और किन एक्सपेक्टेशंस के साथ होती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो गिरदोनवा में आपके जो लोग होते हैं, जैसे माँ बाप से स्टार्ट होके आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, ये सारे लोग आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं, दैट दे एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन सर्टेन वेज, कि किसी चीज आपकी किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को वो पसंद करते हैं। तो ये इनका मानना था कि जब ये चीजें होती है, जब इंसान को पता चल जाता है कि मेरे जैसे बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो माँ बाप स्टार्ट करते हैं बच्चे को प्यार देना। जब बच्चा हंसता है, या बच्चा कोई चीज करता है, बच्चा कोई मजाक करता है, बच्चा कोई काम करता है, तो माँ बाप खुश होते हैं उस पर। और बच्चे को समझ आता है कि ये चीज करने से मेरे माँ बाप खुश है और वो मुझसे प्यार करते हैं। इसी दौरान माँ बाप वो डांट भी देते हैं। माँ बाप उनको शायद कभी कभी गुस्से में उनको ज्यादा डांटते हैं, छोटे बच्चे को। उनको ये भी दिखाते हैं कि वो गुस्से में है, उनको रोक भी करते हैं, उनको थोड़ा सा डराते भी हैं। तो बच्चे को ये भी समझ आता है कि ये मेरी जो बिहेवियर्स है, ये मेरे जो काम किए हैं, शायद ये इनको ये पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें समझ के वो अपने बिहेवियर को वैसे ही मॉडुलेट, वैसे ही स्ट्रक्चर करता है जैसे लोग चाहते हैं। बट उनका मानना था कि अगर आप बच्चे को अनकंडीशनल लाओ, बिना किसी कंडीशन के, अगर आप बोलेंगे बच्चे को कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लाइक यू, यू आर माई सन, माई डॉटर, आई लव यू डिस्पाइट आप कैसे भी, तो शायद ये इनका मानना है कि शायद ये बच्चा अब ये बिहेवियर वो नहीं करेगा जो लोगों को पसंद होगा, या देखने की कोशिश करेगा कि उसकी खुद की सलाहियत क्या है, वो खुद क्या कर सकता है। वो ये सब फॉर इंस्टेंस, जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं, हम ये हमारे माँ बाप बोलते हैं कि अगर आपने इतने परसेंटेज लाई क्लास में, तो मैं आपको ये दूंगा, या मैं आपको पसंद आई, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। या माँ बाप बोलते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो मेरी खुशी की बात होगी। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलता है कि अगर आप खुद भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके माँ बाप भी डॉक्टर देखना चाहते हैं, आप डॉक्टर बने, तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चीज को इस पे मेहनत भी कर सकते हो, और उस काम में आप खुश भी हो सकते हैं, आप उसको खुशी खुशी कर सकते हैं। मगर वो चीजें जो आप नहीं करना चाहते, या आप किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं, या किसी के एक्सपेक्टेशन में करते हैं, वो बोलते हैं कि उसमें आप अपनी जो सलाहियत है उसको आप दबाते हैं,
और आप वो चीजें करते हैं जिसमें आपकी सलाहियत नहीं होती है, और उससे क्या होता है, आप फेलियर्स को फेस करते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंजाइटीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और आप हमेशा एक और इंसान को देखने की, जब आप जिसको हम आइडियल सेल्फ है उसको देख के ये बोलते हैं कि काश मैं ऐसे बन जाता, तो ये बोलते हैं कि मैं जो हूं मैं वो नहीं हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर इसमें और जो आप बनना चाहते हैं में अगर ज्यादा फर्क है, ज्यादा डिफरेंसेस है, तो आप कोई भी चीज का जो काम करते हैं लाइफ में आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। फिर हमने कहा कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की बात कही, उसमें हमने ये भी बताया कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो परवरिश है, जैसे बिहेवियरिज्म में हमने क्या कहा, जो आपके इर्द गिर्द जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, आपका 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 नेचर कैसे डिटरमाइन होता है। जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी है, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी डिटरमाइन करता है कि आप जिस कल्चर में, जिस माहौल में पैदा होते हैं, उस माहौल में कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, एक ट्रेडिशंस होते हैं, आपकी कुछ प्रैक्टिसेस होती है, क्या वो क्रॉस कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती है क्या वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी सोच में, आपकी सलाहियत में, आपके तरीकोकार में। ये क्रॉस कल्चरल स्टडी साइकोलॉजी स्टडी करती है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि साइकोलॉजी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप इसकी डिसिप्लिन क्या है, सब डिसिप्लिन क्या है, क्या साइकोलॉजी सारी चीजों को देखना चाहती है एक ही जगह, या इसके कुछ सब डिसिप्लिन हैं जो स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में एक बात करते हैं। साइकोलॉजी इज अ अम्ब्रेला टर्म, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत से ऐसे सब डिसिप्लिन हैं जो एक खुसूसी इंसानी फितरत को या इंसानी ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन पोटेंशियल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का यूजेज कहाँ पे होता है, साइकोलॉजी के यूजेज जैसे स्पोर्ट्स से लेके आपके स्कूल से लेके मैरिज से लेके काउंसलिंग से लेके, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे डिसिप्लिन जो सब डिसिप्लिन क्रिएट होते हैं। जैसे जिसको हम सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी के क्या सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ ऐसे जो इसका जो अप्रोच होता है वो है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाली देखना चाहते हैं कि मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है, आप चीजों को कैसे याद रखते हैं, हम लोग कैसे याद रखते हैं, कितनी चीजें याद रख सकते हैं, क्या हम सारी चीजें याद रख सकते हैं, और अगर हम भूलते हैं हम क्यों भूलते हैं, कौन सी वजूहात से हम भूलते हैं, क्या क्या वजहें हो सकती है जिससे हम भूल सकते हैं, क्यों कुछ इंफॉर्मेशन हम बहुत देर तक याद रख सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें जैसे बचपन की कोई आपकी याद होगी वो आप अभी तक याद है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने कोई कल चीज याद रखी आपको आज वो भूल गई, वो ऐसा क्यों होता है? ये मेमोरी सिस्टम्स है। कोई जो एक और सब डिसिप्लिन है जो माने सोचिएगा कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे है, कि आपकी हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू रीजन, आप रीजनिंग कैसे यूज करते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, आप सॉल्व अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बट उसमें जो अप्रोच है उसको सॉल्व करने में वो कैसे करते हैं, आप सोच कैसे, आपकी इमोशंस क्या है, आपके परसेप्शंस क्या है, ये एक अप्रोच है साइकोलॉजी का स्टडी करने के लिए। वैसे ही है जैसे आप बताएंगे कि जी मुझे फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपका जो जो फिजियोलॉजी है, जैसे आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मैं जानना चाहता हूं कि हाउ डज these systems influence my behavior, or can I understand and predict and explain the behaviors of my fellow beings, जो ये वाला अप्रोच है। तो ये बायोसाइकोलॉजी आप बोल सकते हैं कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। दूसरी जिस चीज में आपको जैसे एक अप्रोच है वो कोशिश करता है कि पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश करता है कि क्या इंसान की जो फितरतें हैं, क्या सब इंसानों की फितरतें सेम है, आर वी लाइक एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसकी फीचर्स सेम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं देखा गया है। हर एक इंसान की फितरत एक स्ट्रक्चर में, एक थ्योरी में फिट होती है और वो शायद दूसरे इंसान की फितरत से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है।
तो वो पर्सनैलिटीज को समझने की कोशिश करता है, क्या एक इंसान की पर्सनैलिटी वो डिफरेंट होती है दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी के साथ। ऐसे ही बहुत से सब डिसिप्लिन्स हैं, जैसे मैंने आपको बायोलॉजी की बात करी, मैंने आपको न्यूरोसाइंसेस की बात की कि वो न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, हार्मोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी है जैसे बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरिज्म बिहेवियर के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। वो उनका मानना है कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ड्रिवन बाय सर्टेन नॉर्म्स, कि हम रैंडमली कोई बिहेवियर नहीं करते। अगर कोई हम बिहेवियर करते हैं इसका एक तरीका होता है, इसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करता है। तो क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, वी आर गोइंग टू रीविजिट सम ऑफ दीज टॉपिक्स इन डिटेल इन द फ्यूचर कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे। ये एक थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश थी, एक इंट्रोडक्शन था कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसका रेंज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये एंशिएंट रोमन जो फिलोसफर्स थे वहां से लेके आज तक इसमें प्रोग्रेस कितनी हुई है, और क्या क्या जो अप्रोचेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इसमें हम कवर करेंगे। इसमें हमने ये भी थोड़ा सा आज देख लिया कि कैसे तरीकेकार से हम इस इंसान की फितरत को समझते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड आज का जो हमारा लेक्चर है, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को समझा और मेरी बात को समझने की कोशिश की। अगर आपके कुछ सवाल होंगे या आपको कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं, या आपके कुछ सवाल होंगे आप वो लिख भी सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो हम उसके बारे में बहुत मुख्तसर में या डिटेल में बात कर सकते हैं कि वो हम आपके जो सवाल होंगे उसके ऊपर आप जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करना चाहता हूं, और मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर से। नमस्ते।